बताओ। ये नहीं आता। किस में आएगा? रेंट। ठीक है, गुड। कल क्या हम पढ़ रहे थे? जीडीपी। तो जीडीपी कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम सेक्टर्स भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्टर उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर। हाँ जी, हाउस होल्ड वगैरह। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और external sector. These sectors are part of income, sectors of income, ठीक है। जैसे वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा था, उसी में हम सेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक। ये इकोनॉमी के सेक्टर्स है, 3 मेजर इकोनॉमी, यानी कि हमारी जीडीपी के जो कंट्रीब्यूट होता है 3 मेजर सेक्टर्स से। पहला वाला है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एक तो एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद फॉरेस्ट्री आता है, माइनिंग आती है, उसके बाद आता है क्योरिंग, लाइव स्टॉक एंड डेयरी, उसके बाद एक्वाकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे आते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है। उसके बाद आ जाता है सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फाइसिकल्चर, एपीकल्चर, कल मैं एक भूल गया था, फ्लोरिकल्चर। दीज कंस्टिट्यूट द एलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ही होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? एवरेज कंट्रीब्यूशन है 17% टू जीडीपी, और पिछले साल 2024-25 में इसका कंट्रीब्यूशन था 19%। हालांकि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, और करीबन 45 to 46% ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एग्रीकल्चर। So this was the first sector of economy. And our second sector is secondary sector, जिसको कहते हैं secondary sector, ठीक है। What is secondary sector? Secondary sector वो सेक्टर है जहां पे आप प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, नई चीजें बनाते हैं। वो सेक्टर जिसमें यूटिलाइजेशन होती है प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स की। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, एटस्ट्रा एटस्ट्रा एटस्ट्रा, ठीक है। जैसे आप कोल निकालोगे, उसकी प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। आप फॉरेस्ट टिम्बर काटते हैं, फिर उसका फर्नीचर बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। साथ साथ दूध, उसको फिर प्रोसेस करके बटर बनाते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, ठीक है। हनी को एक्सट्रैक्ट करके फिर हनी जैम बनाते हैं, ठीक है। जो हनी को प्रोसेस करते हैं। बाकी राइस है, व्हीट है, उसको प्रोसेस करके फर्दर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। यानी कि आपने प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस्तेमाल करने के बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करने के बाद चीजें बनती हैं, या तो ऐसे हैं, ठीक है। मेजरली यही होता है। अब साथ साथ ये भी हो सकता है डायरेक्टली एज इट इज कोई गुड बनाओगे फैक्ट्रीज में डायरेक्टली, उसमें शायद प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते,
ठीक है, मोबाइल फोन्स हैं, ग्लास हैं, बाकी चीजें हैं, स्पेक्स हैं। तो मे बी इसमें सारा जो रॉ मटेरियल है प्राइमरी सेक्टर से नहीं यूज होता होगा, लेकिन ज्यादातर जो भी चीजें आप प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं उससे चीजें बनती हैं, और वो सेक्टर जो ये सब चीजें करता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि ये सब चीजें इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में होती हैं ज्यादातर, इसीलिए इसका दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब क्या है सेकेंडरी सेक्टर? वो सेक्टर जिसमें आप प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रॉ कोल था, ठीक है, ये कोल माइन है, आपने एक्सट्रैक्ट किया, एज इट इज थोड़ी कोल इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल मशीन में होगा। ये मशीन है तो कोल डाला, इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर जाके आपके पास कोल आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है। पेट्रोल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जिसको हम क्रूड पेट्रोल कहते हैं, क्रूड ऑयल, रॉ, जो डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आप प्रोसेस करते हैं तो आपके पास एक प्योर पेट्रोल आ जाता है। ठीक है, जो रेजिड्यू रहता है ना, रेजिड्यू मतलब जो एक्स्ट्रा रहता है क्रूड पेट्रोलियम से, उसको भी प्रोसेस करने के बाद उसको आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे वैसलीन्स, जैसे क्रीम्स, जैसे ऑयल्स। बात समझ आ रही है? ये सब कहां पे होता है? जिस सेक्टर में होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जैसे व्हाट इज वाटर? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, है ना। अब पानी को इस्तेमाल करते हैं विद द यूज ऑफ टर्बाइंस, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, नॉट द प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली थोड़ी प्रोड्यूस होती है, नेचुरली नहीं होती है, नेचुरली पानी होता है। और प्राइमरी सेक्टर में वो रिसोर्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, राइस, कोल वगैरह नेचुरली पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली थोड़ी पाई जाती है। उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है ना, टर्बाइन्स लगाने पड़ते हैं, डैम्स बनानी पड़ती है, मशीन्स की जरूरत पड़ती है ना। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैक्ट्री, है ना। तो ये सब आ जाता है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर। स्टील प्लांट्स सेकेंडरी सेक्टर, आयरन प्लांट्स सेकेंडरी सेक्टर, आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर। बात समझ रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड, जिनको हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, वो इंडस्ट्री जहां पे फूड प्रोसेसिंग हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड एक हो गया नेचुरल फूड, सेब। अब सेब को आप प्रोसेस करोगे, जूस बनाओगे, एप्पल जूस। आप समझ रहे हैं? शुगर केन नेचुरल है, प्रोसेस करने के बाद क्या बन जाता है? शुगर। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। और वो जो फूड बनता है उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। वो जो इंडस्ट्रीज उन प्रोसेसिंग करता है उस रॉ मटेरियल को, उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दे आर द नेसेंट इंडस्ट्री, यानी कि रिसेंट टाइम्स में वो इंडिया में डेवलप हुई। ठीक है, उनको कहते हैं, वो इंडस्ट्री जो रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुई है, ताजा ताजा डेवलप हुई है, उनको कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? सनराइज मतलब अभी अभी वो इमर्ज हुई है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल बेल्ट एरियाज जो है ना, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, इवन JNK में भी कुछ है। ठीक है, इन जगहों पे आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा मिलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल, फूड रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या चाहे वो मेनली एग्रीकल्चर हो, क्रॉप्स हो, सीरियल्स हो या जो भी हो। जैसे सीरियल्स में, पल्सेस में दालें पीसते हैं, आप आटा बनाते हैं ना, प्रोसेसिंग हो जाती है। डायरी कन्वर्ट करते हैं घी में, बटर में, है ना, या चीज में, तो प्रोसेसिंग होती है ना। तो डेयरी इंडस्ट्रीज आल्सो है न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर वो है जहां पे आप प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, या एज इट इज डायरेक्टली चीजें बनाते हैं। शायद आप प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये सब चीजें इंडस्ट्रीज में होती हैं और इंडस्ट्रीज का मेन रोल है इसमें, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब इंडिया आजाद हो गया था 1947 में, 1947 में आजाद हो गया था, किससे आजाद हुआ था? ब्रिटिशर्स से। आजादी लेने का एक मेजर रीजन, एक तो पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी हमें, यानी कि हमें गवर्नमेंट खुद बनानी है, खुद अपनी सॉवरेंटी होनी चाहिए। साथ साथ हमारे यहाँ पे ना सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हमारे रिसोर्सेज के साथ होती है। ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ पे 1757 के बाद, वो अच्छे से यहाँ पे बसने लगे। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, फिर दूसरी बैटल हुई थी बैटल ऑफ बक्सर 1764, उसके बाद वो यहाँ पे अच्छी तरह से उन्हें अपने हाथ पैर जमाए। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी ना, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, उस वक्त की टॉप की इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती थी हैंडीक्राफ्ट्स।
क्या थी? हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत हाईली प्रोडक्टिव थी और यहाँ पे लोकल्स एम्प्लॉयड थे, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट होती थी, पैसा भी हो रहा था और लोकल ट्रेडिशन एनकरेज हो रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने अटैक इनके भी ऊपर किया इस उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने किया है क्रॉप्स पे ऊपर, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। क्योंकि जो यहाँ का किसान था ना, वो यहाँ के लिए उनकी जो क्रॉपिंग होती थी, फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं? फार्मिंग दो तरह की होती है, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, दूसरी होती है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब आप अपने लिए फार्मिंग करते हो, खाने पीने के लिए। कमर्शियल मतलब आप, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कमर्शियल फार्मिंग शुरू करवाई, इंडिगो उगाना शुरू किया, बाकी चीजें उगाना, कैश क्रॉप्स उगाना शुरू किया। कैश क्रॉप्स मतलब जैसे रबर है, ठीक है, जैसे शुगर केन है, कॉटन है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी अपनी कंजप्शन तो नहीं हो सकती, आप सिर्फ बेचोगे तो पैसा कमाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रीज पे अटैक किया, उसके बाद उन्होंने किस पे किया? एग्रीकल्चर पे अटैक किया, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो गई। अब इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज लाई। उन इंडस्ट्रीज में क्या करते थे, वो यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको इस्तेमाल करते थे, लेके जाते थे इंग्लैंड। इंग्लैंड से उनको प्रोसेस करते थे, वहां से जो नई फिनिश्ड गुड्स आती थी उनको बेचते थे इंडियन मार्केट। दोनों तरफ से नुकसान। जब इंडिया आजाद हो गया तो पहले उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, साथ साथ हमने इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना है। क्या करना है? सेकंड 5 ईयर प्लान, जब हम प्लान्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ये प्लान बिल्कुल था एग्रीकल्चरल बेस्ड, यानी कि पूरा फोकस गवर्नमेंट का किस पे था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 टू 61, 56 टू 61, दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन ए मॉडल जिसको हम कहते हैं महल नॉबिस मॉडल। क्या कहते हैं? महल नॉबिस। महल नॉबिस एक बंदा था, इसका पूरा नाम था प्रसन्नता चंद्र, इंडियन था, प्रसन्नता चंद्र महल नॉबिस। ही वॉज एन इंडियन स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन कहां का था? हिंदुस्तानी, इंडियन स्टैटिस्टिशियन, इंडियन स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन जानते हैं ना आप? स्टैटिस्टिक्स जानने वाला, ह्यूमन मेजरमेंट, कितनी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी कितनी है, कैसे मेजर करना है पॉपुलेशन को इनकम के साथ, वैसे एटसेट्रा। ये सब इतना फेमस, इतना रिनोवर्ड था कि इसका जो बर्थ डेट है 29 जून, दैट इज सेलिब्रेटेड एज 27 जून, दैट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इनके बर्थ डेट के ऊपर। ही वाज अ रिनोव्ड स्टैटिस्टिशियन। और इन्होंने एक मॉडल बनाया था कि हमने इंडिया में अगर डेवलप करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, तो सबसे ज्यादा हमें क्या करनी है? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या करनी है? बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पे बनानी है। वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हिज मॉडल। तो इसलिए सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आप इंडिया में क्या बनाएंगे? इंडस्ट्रीज, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, ताकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेगी ना, उतनी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितनी इंडस्ट्रीज बनेगी उतनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, गुड्स ज्यादा बनेगी, तो हम रेवेन्यू ज्यादा कमा सकते हैं। और इंडस्ट्रीज का एक मसला होता है ये वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स कि कोई भी किसी भी चीज से अफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्या है कि वोलेटाइल है कि अगर आपके पास पूरी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपका एग्रीकल्चर बेसहारा हो गया, वो तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाएंगे तो फिर वोलेटाइल किसी भी चीज से वोलेटाइल नहीं है। कोविड-19 हुआ था 2020-21 में, ठीक है, सभी चीजें बंद हुई थी, एजुकेशन सिस्टम बंद हो गया था, बैंकिंग बंद हो गया था, इवन हेल्थ बंद हो गया था, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे थे। तो इसका मतलब है जो सर्विस सेक्टर, जो हम अभी पढ़ेंगे ना, सर्विसेज, सर्विसेज बंद हुई थी। लेकिन एक ही चीज चल रही थी, खाने पीने की कंजप्शन, कपड़े, जूते, खाना पीना, ये चल रहा था ना, ये तो बंद नहीं हुआ। लोगों ने कितने मोबाइल फोन लिए, खरीदे। उस वक्त तो ज्यादा इमरजेंसी थी, नेसेसरी थी मोबाइल फोन, टैबलेट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे। तो इसका मतलब है इंडस्ट्री से चीजें बन रही थी ना, वो रुकी, वो बनती गई। जैम आ रहा था, बटर आ रहा था, ग्रेप्स आ रहे थे, बाकी चीजें आ रहे थे ना। इसका मतलब जो भी चीजें इंडस्ट्री से बन रही थी वो रुकी। एजुकेशन रुक गया, हेल्थ केयर, इवन हेल्थ केयर रुक गया। नॉर्मल हेल्थ केयर तो अवेलेबल नहीं था ना, सिर्फ जो सीरियस होते थे कोविड केसेस उन्हीं को हेल्थ केयर आता था, क्योंकि अस्पताल बंद हुए थे ना। बैंक्स बंद हो गए थे, टूरिज्म बंद हो गया था, एंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे। अब अगर आप उस पे डिपेंडेंट रहोगे ना, सर्विस सेक्टर पे, तो वोलेटाइल है, कभी भी बंद हो सकता है। पेंडेमिक हो गया, जंग होगी। एक ही सेक्टर जो वोलेटाइल नहीं रहता है ज्यादा, वो है इंडस्ट्रीज। अगर आपके मुल्क की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत डेवलप्ड है, तो फिर आपका मुल्क अच्छा है, डेवलप्ड हो सकता है।
अगर आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी है तो फिर वो एक लेक्यूना क्रिएट हो जाता है डेवलपमेंट में। कभी भी डेवलपमेंट कम हो सकती है, ग्रोथ तो बढ़ सकती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस वक्त ऑब्जेक्टिव था 1956 में कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, फोकस भी था, थोड़ा पैसा भी हमने लिया था वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ से गरीबी बढ़ रही थी इंडिया की, लिटरेसी कम हो रही थी, पावर्टी बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी खासी, हम उधार लेते थे अमेरिका से, हम 1956 ऑनवर्ड्स अमेरिका से व्हीट लेते थे। इतनी हालत खराब हुई थी जब हमारे इंडिया का जो फर्स्ट वार जो पाकिस्तान के साथ हुआ उस वक्त, वो हालांकि पहले भी हुआ था 1965 में, तो अमेरिका एक एलाई था पाकिस्तान का, तो उन्होंने व्हीट भेजना बंद किया। क्या किया? हम इंपोर्ट करते हैं ना व्हीट, उसी के ब्याह पे इंडिया ने एक रेवोल्यूशन इनिशिएट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में। इंदिरा गांधी का ये ऑब्जेक्टिव था, पहले लाल बहादुर शास्त्री का ये ऑब्जेक्टिव था। तो रीजन था कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी अच्छी, तो देन वी वेंट फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन कि हमने व्हीट और राइस को एनकरेज करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लाने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लाने हैं, हाई न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है एग्रीकल्चर में। फिर से किस पे आ गई? एग्रीकल्चर। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहती है ना, उस वक्त इंडिया वाज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हालांकि इस वक्त भी इंडिया को कंसिडर किया जाता है, लेकिन स्टिल इंडिया हैज इमर्ज्ड एंड डेवलप्ड अ लॉट मोर देन व्हाट इट वाज इन बैक इन 1960s। तो उस वक्त फिर से गरीबी आ रही थी, तो ऑब्जेक्टिव प्लान्स का गरीबी हटाओ का बन गया था कि गरीबी हटानी है। कैसे हटेगी? जब डेवलपमेंट करोगे, यहाँ से इंडस्ट्रीज बनाओगे कि यहाँ से पैसा लगाओ। फिर से फोकस शिफ्ट हुआ। बात समझ आ रही है? तो चलते चलते जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वी वुड बी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, हम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं बन पाए। एंड नाउ इन 2025 वी आर मोर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी रादर देन द इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी। आप समझ रहे? ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बनी, लेकिन हम इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, उसके बहुत सारे रीजन है, मैं अभी बताऊंगा। तो एज ऑफ ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ जीडीपी को यही 28%, 27%, बहुत कम। एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हेल्दी इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन मिनिमम होना चाहिए 40%। कितना होना चाहिए? मिनिमम 40%। 40% से कम अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करना है, मर्चेंडाइजिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत कम है। इसका मतलब है आपके मुल्क में उतनी ज्यादा गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो फिर एक प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? सो जस्ट 28% इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ 28% है कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? जीडीपी। 28% फ्रॉम विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। हालांकि पॉपुलेशन भी इसी के करीब है, ऑलमोस्ट 26 to 27% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस हिसाब से तो ठीक है ना, 1:1 रेशो है ना, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उतना, लेकिन इट डज नॉट इंडिकेट द हेल्दी इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नहीं है ना, इट शुड हैव बीन अराउंड 40%। इसका मतलब है बहुत सारी चीजें जो हमारे यहां पे बननी चाहिए थी नहीं बन रही है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? बाहर से। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है ना, जो 75 ईयर्स में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, इवन 2025 तक भी। आप समझ रहे हैं? तो अभी भी हम वो चीजें जो हमारे यहां पे बननी चाहिए थी नहीं बन रही हैं, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस या स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपके मुल्क से क्या जाएगा बाहर? पैसा। तो फुजूल में आप कैपिटल आउटफ्लो कर रहे हो ना। इसका मतलब है हमें काम करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे चाइना ने किया है। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग की है, इतनी स्ट्रांग की है, हर दूसरी चीज चाइना से, हर 10वीं चीज भी इंडिया से नहीं है, हर 20वीं चीज भी इंडिया से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हर दूसरी चीज, अगर आप घर में कोई भी प्रोडक्ट देखोगे ना, हर दूसरी चीज आप देखोगे लिखा होगा पीछे मेड इन चाइना। शायद घर में आपको उतना ज्यादा, उतना फ्रीक्वेंटली ऐसी चीज नहीं अवेलेबल होगी जो आप डेली यूजेशन के लिए करते हो, जो मेड इन इंडिया, या तो मेड इन अमेरिका, या मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारी चीजें बन रही, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आ गए हम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत है, ज्वेलरी में हम आ गए, लेकिन स्टिल वो जो मर्चेंडाइजिंग है ना, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, वो हमारे यहाँ पे उतनी ज्यादा। दैट इज द रीजन वी दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली कंट्रीब्यूट्स कितना? 28%। इसको जहन में रखो, ताकि कल को जब आप आंसर लिखोगे ना मेंस का, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके जहन में आ जाए, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर क्रिटिकली एनालाइज करना है कि व्हाई इंडियाज इकोनॉमी इज टू वोलेटाइल, बिकॉज इट्स डिपेंडेंसी ऑन सर्विस सेक्टर, इट इज लीस्ट डिपेंडेंसी ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लीस्ट डिपेंडेंसी, बट इट इज मोर डिपेंडेंसी ऑन सर्विस सेक्टर। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
इंडस्ट्रीज क्यों स्ट्रांग नहीं है, उसकी बहुत रीजंस हैं। अभी तक समझ आ रहा है ना? ओके। सबसे पहला रीजन, किसी भी मुल्क के लिए अगर उसकी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए क्या? मशीन्स, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। यही है ना, कोई भी चीज बनाओ टेक्नोलॉजी चाहिए। आज तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, रोबोटिक्स यूज होते हैं, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है जिस भी मुल्क के पास एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस्ड समझते हैं ना आप, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे वो कंप्यूटिंग में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी हो सकती है। मशीन्स, क्योंकि पहले जमाने में ह्यूमंस इस्तेमाल करते थे मशीन्स को, देयर वाज अ मैनुअल प्रोसेसिंग कि आएगा एक मजदूर, वो मशीन ठीक करेगा, फिर मशीन चलाएगा, दिन भर उधर ही बैठेगा। अब ऐसा, अब एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। दिस these things needs technology, these things needs advanced technology। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो है, अदरवाइज मैंने पहले लेक्चर में भी बोला कि the African continent has a huge reserves of rare metals, minerals, whatnot, huge reserves। लेकिन किस काम का? हाथ से थोड़ी निकालेंगे, बट दे आर द मोस्ट बैकवर्ड एंड पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। उसके बरक्स अमेरिका के पास उतनी रिजर्व्स, यूरोप के पास उतनी रिजर्व्स, ऑस्ट्रेलिया के पास उतनी रिजर्व्स, चाइना के पास है रिजर्व्स और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उन कंट्रीज के पास रिजर्व्स, बट दे आर far best and more developed than any other country in the world because of having the advanced technology। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी होना, मशीन्स होना ही जरूरी नहीं है, एक ही इसमें फैक्टर नहीं है। दूसरा है स्किल। क्या चाहिए? स्किल। मे बी इंडिया डज लेक स्किल एजुकेशन। आप समझ रहे हैं, इतने सारे ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इतने सारे ग्रेजुएट्स फ्रॉम मेडिसिन, इतने सारे ग्रेजुएट्स फ्रॉम टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज, लेकिन स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। मे बी उन्होंने पढ़ा है लेकिन स्किल्ड, शायद हम लेक कर रहे हैं स्किल एजुकेशन। एंड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रो एंड टू डेवलप, स्किल इज मस्ट। सो वी नीड इनकलकेशन ऑफ स्किल एजुकेशन इन आवर करिकुलम। बात समझ रहे हैं? अगर कोई बंदा इंजीनियर ग्रेजुएट है, सिविल इंजीनियरिंग की है या मैकेनिकल की है या व्हाटएवर मेटलर्जिकल की है, अगर वो उसके बाद भी बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, दैट मींस देयर इज समथिंग लूप होल इन द एजुकेशन सिस्टम और ओवरऑल द सिस्टम। दैट मींस वी नीड टू इनकलकेट द स्किल एजुकेशन फ्रॉम द 12th ऑनवर्ड्स, कि हम स्किल एजुकेशन सिखाएं कि ऐसे बनानी चीजें। इफ यू आर इंजीनियर यू शुड हैव स्किल, इफ यू आर साइंस बैकग्राउंड यू शुड हैव दैट स्किल, ताकि हर एक जो बंदा अपनी डिग्री करता है ना किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको उस फील्ड में मास्टर होना चाहिए स्किलफुली, ना कि थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस पर तो सब मास्टर है हमें, लेकिन प्रैक्टिकली कितने मास्टर्स? आप समझ रहे हैं? सो फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू डेवलप एंड ग्रो, स्किल इज मस्ट। तीसरा है व्हाट इंडिया लेक्स इज इन्वेस्टमेंट। क्या? पैसा। विदाउट पैसा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स गवर्नमेंट नीड्स टू पंप मनी इनटू द सेकेंडरी सेक्टर। बात समझ रहे हैं? बजट का कुछ अच्छा मोटा शेयर आप इस सेक्टर में लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में, आप समझ रहे हैं, पावर प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में। बैंक्स को एक, उसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। यानी कि बैंक जब लोन देता है ना, सबको लोन देता है, एक खास बिजनेसमैन को, एक सेलिब्रिटी को ज्यादा ही लोन देता है एज कंपेयर टू अदर्स। एक बैंक के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हालांकि वो एक रेगुलेशन भी है आरबीआई की, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे जेके बैंक, एसबीआई, इनको अपनी जितना भी इनके पास डिपॉजिट है, लोन का जो डिपॉजिट देते हैं, लोन का जितना भी अमाउंट देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज इनको प्रायोरिटी सेक्टर में लगाना चाहिए। जैसे एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, हेल्थ केयर इज, हाउसिंग इज। सेम वाइज कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है ना एमएसएमईज में, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था एमएसएमई, शायद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लोकल लेवल के जो एंटरप्राइज हैं, जैसे कारपेट वाले हैं, पेपर माशी कर रहे हैं, वुड कार्विंग कर रहे हैं, कालीन बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कांगरी वाले कांगड़ी बनाते हैं, लेदर जैकेट बनाने वाले, ये स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं। इनको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे किसी का छोटा स्टार्टअप है डेयरी का, तो गवर्नमेंट एंड द बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स टू देम, ताकि वो डेवलप करें। ऐसे ही हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है? अभी जब ट्रंप ने लगाया ना 15%, 50% टैरिफ लगाया इंडिया के इंपोर्ट्स पे, उसका सबसे ज्यादा असर इनके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, सबसे ज्यादा कहां से आ जाता है? एमएसएमईज में, लाखों करोड़ों में है ये, मिलियंस ऑफ एमएसएमईज आती है।
और उसमें करीबन करीबन मोर देन 110 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है। कितनी? मोर देन 110 मिलियन एम्प्लॉयमेंट। आप समझ रहे हैं बात? तो कितना जरूरी है ये सेकेंडरी सेक्टर। तो तीसरी चीज क्या जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। और चौथी चीज होनी चाहिए लिबरलाइजेशन। क्या होनी चाहिए? लिबरलाइजेशन। समझते हैं एलपीजी मॉडल आपने सुना है कभी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड बी लिबरलाइज्ड। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको एक ऑफिस, दूसरी, तीसरी, चौथी और टैक्स के बोझ तले वो नहीं दबना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ थिंग्स, ईज ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग। गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव भी लाया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव था, ईज ऑफ डूइंग। यानी कि अगर किसी को बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कंप्लेक्सिटी गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या टैक्सेस या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसी, अब अगर ईज हो जाएगा तभी तो डेवलप करेगा। तो ये बहुत ज्यादा, ये चार चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना। ठीक है? सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी, स्किल, इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन। ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो लोग इस सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर workers. Those working in secondary sector or the industrial sector are called as blue, and those working in primary sector are called as red collar workers. ठीक है? समझ आया? This was the secondary sector of economy. ठीक है? अब थर्ड वन, उसको कहते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मैंने आपको सर्विसेज डिफाइन कराई थी। क्या होती है सर्विसेज? सर्विसेज इज अ बेनिफिट और एन असिस्टेंस जो एक बंदा दूसरे बंदे को देता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकती है और एक गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोगों तक पहुंचाता है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज नॉन काउंटेबल, नॉन टेंजेबल, फिजिकली टच नहीं कर सकते। और जब हम सर्विसेज देते हैं तो हम सर्विस की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ सर्विस का बेनिफिट देते हैं। ठीक है? सो इस टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं सिर्फ सर्विसेज। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ आते हैं गुड्स, लेकिन टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विसेज। अब कितनी सर्विस कहां आई? इस टर्शरी सेक्टर को फर्दर एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन किया है। इसका एक है जिसको कहते हैं क्वार्टरनरी। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन है ये, क्वार्टर। दूसरा है जिसको कहते हैं क्यूनरी, एक्सटेंशन है, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है? तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इस टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें जो सबसे मेजर सर्विसेज, दैट इज फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या आएगा? हॉस्पिटल्स, ठीक है, नर्सिंग होम्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज। ठीक है? कोई भी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब डिस्पेंसरी वाला, जुकाम, नजला, कोल्ड वगैरह हुआ तो आपको। सेकेंडरी अगर कोई ट्रामा है, इंजरी है, छोटी सी इंजरी, किसी को पेट दर्द वगैरह या बाजू टूटी है, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर। फिर टर्शरी आता है वो जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई फेटल इंजरी है, फेटल डिजीज है। ठीक है? तो ये सब कंस्टिट्यूट करते हैं हेल्थ केयर। दूसरा है, इसमें आ जाती है बैंकिंग। क्या आती है? बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग जैसे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या सर्विस देते हैं? आप लोन ले सकते हैं। लोन इज अ सर्विस गिवन बाय द बैंक। ठीक है? जो बैंक के लिए एक एसेट होता है। लोन क्या होता है बैंक के लिए? एसेट क्या हो गया? कोई भी चीज, कोई भी कैपिटल जो आपको प्रॉफिट बना के देती है। तो बैंक जब आपको, पब्लिक को लोन देती है ना, तो उसको बदले में वो पैसा लेगी और प्लस इंटरेस्ट, तो उसके लिए एसेट ही होगा। तो डिपॉजिट भी रखती है ना बैंक, वो भी सर्विस है ना, पब्लिक का पैसा जमा रखती है, बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट। लेकिन डिपॉजिट जो होता है ना, पब्लिक डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि उनको पैसा वापस करना होता है। तो इट इज अ सर्विस आइदर बाय गिविंग लोन्स और टेकिंग डिपॉजिट्स। ठीक है? तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सभी चीजें इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इज आल्सो अ सर्विस। ठीक है? बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। ठीक है? उसके बाद टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि अगर आप
इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू विल गो टू फार्दर प्लेसेस, सोनमर्ग, पहलगाम, अपने आप को रिफ्रेश करना। तो बदले में आपको सर्विस मिल रही है ना, तो एक जगह आपको सर्विस दे रही है बाय ईजिंग यू, बाय रिफ्रेशिंग यू। टूरिज्म इज आल्सो है सर्विस। इसके साथ साथ एक और खास तरह की टूरिज्म होती है जिसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्या कहते हैं? मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, अगर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के पेशेंट्स इंडिया में अपना इलाज करते हैं या बांग्लादेश के पेशेंट्स इंडिया में इलाज करते हैं। बात समझ आ रही है? तो जब दूसरे मुल्क के लोग आपके मुल्क में विजिट करेंगे फॉर मेडिकल पर्पजेस, क्योंकि वो टूरिस्ट है ना, बट दे ओनली टूर फॉर मेडिकल पर्पजेस। आप टूर करने जाते हो ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो टूर करते हैं किसी दूसरी जगह ताकि उनको वहां पे ट्रीटमेंट मिल जाए, मेडिकल हेल्थ केयर मिल जाए, तो उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्या कहते हैं? तो इंडिया इज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर, वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस फॉर मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सेक्टर इट इज इमर्जिंग एंड इज इंप्रूव्ड अ लॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बाहर कंट्रीज से, नेपाल, भूटान, चाइना, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से बहुत सारे पेशेंट्स, यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ आपको दिल्ली में, चंडीगढ़ में, या चेन्नई में, या मुंबई में, इन जगहों पे आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके वहां पे उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो वो किस लिए आते हैं यहाँ पे? मेडिकल हेल्थ केयर के लिए। तो उनको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। एक और है जिसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट। क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब, एंटरटेनमेंट, आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल ताकि रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है, आप हैक्टिक शेड्यूल हैं तो मूवी देखेंगे तो आप ईज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो भी एक सर्विस है। सो एंटरटेनमेंट इज अ सर्विस। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। कलेक्टिवली सभी है, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब दूसरा है क्वार्टरनरी। क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर में वो आ जाते हैं जिसमें वो चीजें प्रोड्यूस होती है जिसमें ब्रेन यानी कि माइंड का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो चीजें प्रोड्यूस होती है जिसका इस्तेमाल पहले इस्तेमाल आप दिमाग इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करते हैं, कोई ड्रग बनाया आपने, जैसे कोवैक्सीन बन गया था ना, कोविड जब हुआ तो क्या बना था? एक ड्रग बना था कोवैक्सीन, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बना था। जैसे इसमें आ जाएगा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आ जाएगा कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, अब कंप्यूटर पे काम करते हैं, फैक्स भेजते हैं, काम करते हैं, सर्विस है। इंफॉर्मेशन आईटी सिस्टम, ये सारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सभी सर्विसेज है ना, बट दीज आर पार्ट ऑफ क्वार्टरनरी सेक्टर। किसका हिस्सा है? क्वार्टरनरी सेक्टर। तीसरा है इसका जिसको कहते हैं क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर वो सेक्टर हो गया, वो सर्विस सेक्टर हो गया जिसमें किसी के डिसीजन बनाने से, डिसीजन फैसला करने से कोई किसी को फायदा है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जेएंडके में गवर्नमेंट है ना, अभी जो गवर्नमेंट है उन्हें बोला कि, उन्हें फैसला किया कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, किनको? फीमेल्स को। तो पिछले 5-6 महीनों से फीमेल्स को फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री राइड मिल रही है। तो उन्होंने फैसला किया ना, जिसकी वजह से फायदा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे अप टू 200 यूनिट्स। तो एक फैसला किया ना, यानी कि एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसको हम एपेक्स बॉडी कहते हैं, जैसे कैबिनेट होती है। कैबिनेट इज अ टॉप बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें 4-5, एक तो सीएम होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स में सीएम होता है प्लस उसके 4-5 मिनिस्टर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम होता है, उसके 4-5 मिनिस्टर। जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लिया कि आज के बाद हम क्या करेंगे, हम फीमेल्स को या मेल्स को हम क्या करेंगे, उनको फ्री एजुकेशन देंगे और साथ साथ उनको पैसा भी देंगे। प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये कैबिनेट कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि टॉप। या एक कंपनी में आप सीईओ, सीईओ होता है ना कंपनी में, उसके बाद मैनेजर होता है, वो फैसला लेते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं अगले महीने से उनको हम बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा। तो फैसला लिया ना, जिसकी वजह से लोगों को या पब्लिक को या जो लोग हैं काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? क्यूनरी सेक्टर में। चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो सीईओ कंपनी का या मैनेजर हो, ये सभी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, और डिसीजन मेकिंग बॉडीज आर पार्ट ऑफ क्यूनरी सेक्टर ऑफ द। समझ आ रहा है? और इंडिया इस वक्त जो है ना, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है किसमें? इस टर्शियरी सेक्टर में। क्योंकि इस टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विसेज सेक्टर। क्या नाम है? सर्विसेज सेक्टर। समझ आ रही है बात? और सबसे ज्यादा इवॉल्व एंड डेवलप्ड इंडियन इकोनॉमी इज सर्विसेज। इसीलिए करीबन करीबन इंडियन इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 55 to 56%। कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 55 to 56%। दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडियन जीडीपी इज
dependent on services. That is why Indian economy as of now is called as services based economy. क्या कहते हैं इसको? Services based economy. समझ आ रहा है? और करीबन करीबन 22 से 24% की पॉपुलेशन, 20 to 22 to 24% ऑफ पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद सर्विसेज सेक्टर. बहुत कम पॉपुलेशन है लेकिन बहुत ज्यादा जनरेट करती है इकोनॉमी. बात समझ आ रही है? क्यों? रीजन क्यों ऐसा है? क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं सर्विसेज सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, सॉरी एक और मैं भूल गया था, चाहे वो एक सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये सब डेवलप्ड है. इसमें पैसा भी इन्वेस्ट बहुत हुआ है जिसकी वजह से जनरेट करता है रेवेन्यू. अब देखो ट्रांसपोर्ट कितना है. एक तो हमारे यहाँ पे पहले डीजल बेस्ड व्हीकल्स थी, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल, अब ई व्हीकल्स यानी कि पावर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड व्हीकल्स आ गए. अब बात समझ रहे हैं? अब उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई, इंजन चेंज हुए, अब उतना पोल्यूशन भी वो नहीं करते हैं. पावर बेस्ड यानी कि इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स तो वैसे भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन जो डीजल या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स आ गई उनमें अब इंजन चेंज आ गई. हमारे यहाँ पे स्टेजेस होते हैं इंजन के. इस वक्त भारत स्टेज 6 चल रहा है. भारत स्टेज इंजन का एक स्टेज होता है जो उतना ज्यादा सेक्रेट या ये इमिट नहीं करता है टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा नहीं करता. यानी कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए. कितने रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं. बात समझ आ रही है? अच्छा रेलवेज बन रहे हैं, रेलवे एक्सटेंड हो रहा है. अब तो बारामूला कुपवारा तक रेलवे जाएगा. बात समझ आ रही है? एक्सटेंड हो रहा है हर जगह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, सबवेज, टनल्स बन रहे हैं. एजुकेशन में देखो कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं. बैंक्स में देखो हर दूसरी जगह पे आपको बैंक ब्रांच मिलेगा. नए बैंक्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट बैंक्स आ रहे हैं, ग्रामीण बैंक्स डेवलप हो रहे हैं. तो कितना इंटरटेनमेंट के लिए देखो कि इंटरटेनमेंट डेवलप हो रहा है, यानी कि इंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है. अब तो ओटीटीज भी आ रही है, ओटीटीज ओवर द टॉप. पहले तो मूवीज आती थी या केबल्स आती थी, अब तो वेब सीरीज आ रही है. दैट इज ओटीटी ओवर द टॉप, यानी कि उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं रहते, वो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन में नहीं आती. तो कितनी बढ़ गई एंटरटेनमेंट सर्विस भी. साथ साथ देखो आप टूरिज्म, हर जगह टूरिस्ट स्पॉट है तो टूरिस्ट फ्लो में आ जाता है जिससे पैसा जनरेट होता है. उसके बाद आईटी सेक्टर कितना डेवलप हुआ. कोविड में कोई भी सेक्टर, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट दैट वाज द सोल डिपार्टमेंट, सोल सेक्टर व्हिच वाज वर्किंग इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक. बात समझ आ रही? कंप्यूटिंग कितना डेवलप हो गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी कितना डेवलप हुआ, डिसीजन मेकिंग सब चीजें बढ़ रही है. दैट इज व्हाई सर्विस सेक्टर इवॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा. अब जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा ऑब्वियसली वो ज्यादा जनरेट करेगा. That is why it is giving a lot of contribution to the GDP and with a minuscule population of 22 to 24%. बात समझ आ रही है? अब जो लोग इस सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स. क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग क्वार्टरनरी सेक्टर, उनको क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर. क्या कहते हैं? लेकिन जो which are part of this culinary sector, which are those people which are part of culinary sector, they are called as gold white collar workers. उनको क्या कहते हैं? Because they are special, they are decision making bodies. बाकियों को क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर, क्योंकि सभी ऑफिस वाला काम ही करते हैं. कहीं पे आप हथौड़ा नहीं मारना है, ठीक है, तो जो हथौड़ा मारना है वो ब्लू कॉलर वर्कर्स करते हैं. जो खेत में काम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, वो एग्रीकल्चर में उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं. ठीक है. So all these are part of the major sectors of economy which contributes to India's GDP, India's growth and in economy. ठीक है. तो यहां से हमारा कंक्लूड हो जाता है GDP. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आया होगा टोटल. तो इसके बेसिस पे जब आप क्वेश्चन लिखोगे या सोचोगे तो ये जहन में रखना आप, ये सब चीजें जो मैंने आपको डिटेल में बताई भी है, समझाई भी, क्योंकि क्वेश्चंस मेंस में भी पूछ सकते हैं, सेक्टर्स के रिलेटेड भी, या एज इट इज जीडीपी के ऊपर भी, या प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद जो है दूसरा वाला है जिसको कहते हैं सेकंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पहले क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब भी आप नेट सुनोगे तो नेट मीन्स कि इसमें किसी में से निकला हुआ है, कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई है
तब जाके आपके पास जैसे नेट इनकम आपके पास कितनी, यानी कि जो आपके हाथ में है फाइनल, आपने टैक्स कितना दिया, आपने किसी का कर्जा था कितना दिया, फाइनली आपके पास, तो जीडीपी में से भी आप कुछ निकालते हो, जिसके बाद जो उसकी इनकम के बेसिस पे नेशनल इनकम में आ जाता है, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक। सेम है कि एक मुल्क में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन क्या उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए चीजें इस्तेमाल होगी ना, जैसे इस कुर्सी को बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल होगी, क्या उस मशीन में कोई वियर एंड टियर हुआ है? वियर एंड टियर समझते हैं आप? चीजें घिसती है ना, जैसे आपने गाड़ी चलाई ना 1 साल के लिए, घिस जाएगी, तो शायद आपको टायर बदलना पड़ेगा। ये बिल्डिंग आप इस्तेमाल करते हो तो साल के बाद आपको इस बिल्डिंग में पेंट लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? ये रोड आप इसने इस्तेमाल किया है साल भर, लगातार इस्तेमाल किया, तो साल के बाद शायद इसमें और गड्ढे हो जाएंगे, वो गड्ढे ठीक करने पड़ेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी चीज, कोई भी कैपिटल, कोई भी कैपिटल, उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या कहते हैं? जो भी फिक्स्ड एसेट है, जो बार बार आप चेंज नहीं करते। आप कुर्सी इस्तेमाल करोगे ना 5 साल 10 साल के लिए, ये बार बार थोड़ी चेंज करोगे। जो भी कोई फिक्स्ड एसेट, जो भी कोई फिक्स्ड एसेट, एसेट वो होता है जो आपको प्रॉफिट कमा के देता है। जो भी कोई फिक्स्ड कैपिटल एसेट, फिक्स्ड कैपिटल एसेट जो आप लगातार इस्तेमाल करते हो, जो आप लगातार इस्तेमाल करते हो, लगातार चीज इस्तेमाल करते हो, दिस चेयर इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन, लगातार इस्तेमाल की, दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल एसेट। अब अगर इसमें जब आप इस्तेमाल करोगे, तो अगर इसमें घिसाई आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वियर एंड टियर, तो 1 साल में आप देखोगे ना कि इस कुर्सी पे बैठने से मुझे कितना फायदा हुआ। फायदा तो मैं देखता हूं, लेकिन इस कुर्सी पे बैठने पर मुझे कितना, इस कुर्सी का खर्चा कितना हुआ। क्या इस कुर्सी की टांग टूटी, टांग ठीक करनी है ना, वेल्डिंग लगानी है। क्या इसमें कोई ब्रेक हुआ है, फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर करना ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसको कहते हैं वियर एंड, और टेक्निकली इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट। फिक्स्ड कैपिटल, कोई भी चीज जो आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, वही चीज, ये मैंने इस्तेमाल किया, ये मैं बंगला इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस पे पेंट लगाना पड़ेगा ना, तो वियर एंड टियर हो गया। गाड़ी में लगातार इस्तेमाल करता हूं, तो 1 साल के बाद उसमें मोबाइल ऑयल यूज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। टायर अगर घिस गए होंगे तो टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरी गाड़ी में थोड़ी रिप्लेस करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं पूरी गाड़ी, मैं रोड इस्तेमाल करता हूं 1 साल के लिए, मैं रोड में गड्ढे हो जाएंगे तो मैं ब्लैक टॉप करूंगा, थोड़ी रोड चेंज करूंगा। आप समझ रहे हैं? इसमें सभी वो चीजें आएंगी जो आप लगातार, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो रेलवेज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी है ना। अब टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इसमें भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, इस बोर्ड में भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, कंप्यूटर में भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। आपको कंप्यूटर में तार जल गई है, तार नहीं लगानी पड़ेगी। तो हर वो चीज जो आप फ्रीक्वेंटली, हर वो फिक्स्ड कैपिटल एसेट जो आप, फिक्स्ड कैपिटल एसेट जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, और जिसमें अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इसमें कोई घिसाई होती है, और उस घिसाई के ऊपर खर्चा हो जाएगा ना, खर्चा होना है ना, उस खर्चे, उस घिसाई को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और जो वो कीमत लगेगी ना उस डेप्रिसिएशन के ऊपर, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये इस्तेमाल की मैंने एक चेयर, 1 साल में इस चेयर ने मुझे 500 रुपया कमा के दिया, कितना? लेकिन 10 रुपया इसकी घिसाई पे लग गया। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपया। इस बिल्डिंग को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो 1 साल में 1 करोड़ कमा के देती है, कितनी? लेकिन इस 1 साल के बाद मैं जब देख रहा हूं, तो इसमें पुट्टी अलग से करनी है, पेंटिंग अलग से करनी है, इसमें लंप्स, लाइट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट आ जाएगा ना। इसका मतलब इसकी घिसाई हुई थी, वियर एंड टियर हुआ था। तो वियर एंड टियर को टेक्निकली क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और जो वो कीमत लगती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब अगर जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो आप ये क्यों नहीं कैलकुलेट करते हो कि आपको वो चीजें बनाने में कितनी घिसाई का कॉस्ट लग चुका है? जीडीपी में तो ऐसा नहीं करते ना, अब डायरेक्टली देखते कि हमने कितना कमाया। अब जो मशीनें आपने इस्तेमाल की हैं, क्या आपने देखा 1 साल में उसमें कीमत, घिसाई की कीमत कितनी लगी? आपने अगर गाड़ियां, ट्रेन, रेलवे, रोड इस्तेमाल किए हैं, आपने जनरेट किया है सर्विसेज से, क्या आपने देखा कि रोड पे कितना खर्चा हुआ है? आप बात समझ रहे हैं मेरी? आपने रेल चलाई है, रेल की ट्रेन चलाई है, रेल, आपने रेल देखा, रेलवे ट्रैक, क्या उसमें कोई घिसाई मत हुई है? और उस अगर घिसाई के ऊपर कोई खर्चा हुआ, तब क्या आप खर्चा वो इंक्लूड करते हो कि नहीं करते हो?
आप समझ रहे, क्योंकि जीडीपी में वैसा नहीं करते हैं। हालांकि उसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास, जिसमें आप वो घिसाई का यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्लूड करते हो। क्या करते हो? इंक्लूड करते हो। यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप ये देखते हो कि आपका टोटल जीडीपी कितना है। बात समझ आ रही है? टोटल जीडीपी माइनस आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस करते हो। जब आप ये करोगे कैलकुलेट ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्चुअली GDP, but it subtracts that cost which has happened or which has occurred while using all those machines, all those physical fixed capital assets throughout a year. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल अगर आपका जीडीपी, मैंने कल कितना बताया था, मानो कि आपका जीडीपी 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ एक साल। इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपने माइनस किया? नहीं किया। अब अगर हमने एनडीपी देखना है, मानो कि एक साल में आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी आपने कमाया है उस पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट 20 करोड़ है। कितना है? यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप कॉस्ट इज 20 करोड़। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वुड बी द एनडीपी? एनडीपी मीन वुड बी जीडीपी माइनस डेप कॉस्ट, और इसके हिसाब से वो कितना होगा? 80 करोड़। इसका मतलब है एनडीपी इज ऑलवेज लेसर देन जीडीपी एंड जीडीपी विल ऑलवेज बी हायर देन द एनडीपी। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे एक ही पैसा क्यों ना हो, अगर आप जीडीपी में डेप्रिसिएशन नहीं रखते हो तो इसका मतलब जीडीपी हाई होगी, और जब आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हो तो इसका मतलब एनडीपी हमेशा लो। समझ आ रहा है? सो दिस that means GDP is always higher than NDP and NDP is always higher than because of including the depreciation cost. बाकी कोई मसला? ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके।